Hello everyone, I'm Dr. Kanishka Kaushik. Welcome you all on Toppers Top. So guys, this is part 16 of our EPFO revision series जिसमें हम इंडियन इकोनॉमी साइंस को और साइंस के एक प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। उससे पहले कल की जो वीडियो थी मैंने उसमें एक क्वेश्चन पूछा था अबाउट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर रिपोर्ट के बारे में, तो उसका जो आंसर था वो पी गुप्ता जो हैं उन्होंने सबसे पहले आंसर किया था। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस पी गुप्ता, आपका आंसर बिल्कुल सही था, सबसे पहले था। कई स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी कहा था बट वो नहीं आंसर। इसका जो आंसर था वो था UNCTAD जो है वो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर रिपोर्ट को रिलीज करता है। तो ऐसे जो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं वो आपके EPFO में बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से याद रखेंगे। तो चलिए आज हम इकोनॉमी से अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक फैक्ट देखते हैं कि हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है उसको किस तरीके से रैंक किया गया है। तो देखिए अब तक जो हम अपनी स्टैटिक बुक्स में पढ़ते आए थे कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो नॉमिनल GDP के फॉर्म में 6th लार्जेस्ट नंबर पे है। तो ये अपनी इंडिया के लिए एक अच्छी बात है कि अब वो 6th नंबर से 5th नंबर पे आ चुका है। तो इंडियन इकोनॉमी जो है वो 5th लार्जेस्ट है वर्ल्ड में नॉमिनल GDP पे। अब देखिए नॉमिनल GDP क्या होती है, जो GDP कैलकुलेट होती है इन्फ्लेशन के एडिशन के बाद वो हमारी क्या होती है, नॉमिनल GDP हो जाती है, जिसको आगे मैं अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी करूंगी। वहीं पे जो परचेजिंग पावर पैरिटी की हम बात करते हैं उसकी फॉर्म में हमारी कंट्री की 3rd लार्जेस्ट रैंकिंग है, मतलब कि हमारी कंट्री 3rd लार्जेस्ट है इन द सेंस ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है, तो देखिए अगर आप किसी कंट्री में जाते हैं वहाँ का जो एक्सचेंज रेट होता है वो हमारे पैसे से कितना होता है, किसी चीज़ को हम खरीदते हैं, वो हो गया हमारा परचेजिंग पावर पैरिटी। ये क्या होता है, एक थ्योरेटिकल एक्सचेंज रेट होता है जो हमें अलाउ करता है टू बाय द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एवरी कंट्री। तो मतलब एक ही अमाउंट ऑफ पैसे से जो है आप गुड्स एंड सर्विसेज को हर कंट्री में खरीद सके, उसको परचेजिंग पावर पैरिटी कहते हैं। इसका आप एग्जांपल कैसे देखेंगे कि मान लीजिए कि आपको जो है इजीली रहना है, मतलब कि चीपली जीना है किसी भी कंट्री में, आप दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, तो जो कोई बिग मैक होता है, मतलब कि आप किसका रेट कंपेयर करेंगे अपने पैसों से, जो वहाँ पे बिग मैक का रेट है, मतलब जो वहाँ की महंगी चीज़ है उससे कंपेयर करेंगे जब अपने पैसों को, तो वो परचेजिंग पावर पैरिटी हो जाएगा। गवर्नमेंट एजेंसीज इसको कैसे यूज़ करती हैं, गवर्नमेंट कंट्रीज जो कंट्रीज़ का आउटपुट होता है डिफरेंट एक्सचेंज रेट्स का, उनको मेज़र करने के लिए, उनको कंपेयर करने के लिए परचेजिंग पावर पैरिटी का यूज़ करती है। नेक्स्ट देखते हैं हमारी इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स क्या हैं। तो सबसे पहले हमारा जो पर कैपिटा इनकम रहता है इकोनॉमी का वो हमेशा लो रहता है। पर कैपिटा इनकम क्या होता है, एक एरिया है इसमें 50 लोग रह रहे हैं, इन 50 लोगों में से कितना इनकम अर्न कर रहे हैं ये लोग एक सिटी में, एक रीजन में या एक कंट्री में, एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर, वो हमारा पर कैपिटा इनकम हो जाता है। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अगर कैलकुलेशन की बात आती है कि पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो बेसिकली क्या होता है कि जो टोटल इनकम उस कंट्री में आई, मान लीजिए X मान लीजिए, ठीक है, उसको हम डिवाइड कर देंगे जो टोटल पॉपुलेशन वहाँ एरिया में है। तो मतलब उस टोटल पॉपुलेशन की इनकम को हम डिवाइड कर देंगे जितनी टोटल पॉपुलेशन उस एरिया के अंदर है, तो हमारा पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये देख लीजिए कि 7,200 पर मंथ डॉलर जो थे वो मेज़र किए गए, उसको डिवाइड किससे किया गया, 4% से, मतलब 4 लोग जो हैं वो इतने डॉलर्स कर रहे हैं, इन दोनों को डिवाइड कर दिया गया, तो पर कैपिटा इनकम क्या हो गई, $1,800 हो गए, ठीक है। तो एग्जांपल समझ आ गया। नेक्स्ट फीचर देखते हैं इंडियन इकोनॉमी का, तो हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, अगर हम एक ग्रोस वे में देखते हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ हम सुपरफिशियल अमीर लोगों को देख रहे हैं, तो हमारा जो है लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहता है। पॉवर्टी रेट जो है वो हमारी कंट्री में अभी भी बहुत हाई है। इनइक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे हम सोशल सिक्योरिटी में डिस्कस करते हैं या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में करते हैं कि मेल और फीमेल्स जो हैं उनके बीच में इश्यूज रहते हैं जो भी इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन के होते हैं। एग्रीकल्चर डोमिनेटिंग हमारी कंट्री है, वहीं पर रिच रिसोर्सेज भी हमारी कंट्री के अंदर है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके जो है प्राइमरी सेक्टर को डेवलप किया जा सकता है। इनएडिक्वेट कैपिटल फॉर्मेशन होती है हमारी कंट्री के अंदर, और हमारी कंट्री में दो जो मेन जाइंट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो ये हैं कि हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट भी है और अंडर एम्प्लॉयमेंट भी है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कि आपके पास बिल्कुल भी नौकरी नहीं है, आप बेरोजगार अपने घर पे बैठे हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है कि जितनी आपके अंदर कैपेबिलिटी है आपको उतना नहीं करने को मिल रहा है, उससे कम आपको एम्प्लॉयड किया जा रहा है, छोटे लेवल पे किया जा रहा है, तो वो क्या हो गया, आपका अंडर एम्प्लॉयमेंट हो गया, या थोड़े कम टाइम के लिए आपको एम्प्लॉय किया जा रहा है।
टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस है, अभी भी जो है हाथ से काम होता है, मशीन्स का कम यूज़ होता है, इतनी हाई टेक्नोलॉजी नहीं है जितना हम दूसरी कंट्रीज़ के कंपेयर में देखते हैं। वहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर इनएडिक्वेसीज हम देखते हैं कि अभी भी हम देखते हैं कि रोड्स की भी जो डेवलपमेंट है वो कंट्री में कहीं कहीं जगह नहीं होती है, और ड्यूलिस्टिक हमारी इकोनॉमी हो गई, मतलब कि ड्यूअल नेचर की हो जाती है, हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी हो रही है। ठीक है, तो ये इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स हो जाते हैं। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर को देखते हैं, तो जिसमें रॉ मटेरियल्स, मतलब कि हम किसी चीज़ को उसकी रॉ फॉर्म में लेके फिर बदल रहे हैं, मतलब कि बना रहे हैं किसी चीज, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो वो क्या हो गया आपका प्राइमरी सेक्टर हो गया। जैसे कि रॉ मटेरियल्स का एक्सट्रैक्शन है, एग्रीकल्चर है आपका, फार्मिंग कर रहे हैं आप, फिशिंग कर रहे हैं, तो ये सारे क्या हो गए प्राइमरी सेक्टर के अंदर आ गए। वहीं पे जब आप प्राइमरी सेक्टर के गुड्स को, मतलब रॉ मटेरियल्स को एक फिनिश्ड गुड में, मतलब एक प्रोडक्ट में बदलते हैं, तो वो आपका सेकेंडरी सेक्टर में या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आ जाता है। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो गई आपकी, यूटिलिटीज़ जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गई, गैस हो गई, कंस्ट्रक्शन हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है एक गुड फॉर्मेशन हो रही है, तो वो आपका सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आएगा। टर्शियरी सेक्टर के अंदर बेसिकली सर्विस सेक्टर होता है, जैसे रिटेल है, फाइनेंशियल सर्विसेज, कम्युनिकेशन, हॉस्पिटैलिटी, लेजर, रियल एस्टेट, IT इंडस्ट्री जो है, ये सारे आपके सर्विस सेक्टर के अंदर आ जाएंगे। और अब जो है अभी तक जैसे हम NCERTs में पढ़ते थे तो हम इन 3 सेक्टर्स को पढ़ते थे, बट अब एक जो चौथा सेक्टर है वो भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है, क्वार्टरनरी सेक्टर जिसको कहते हैं। तो जो एजुकेशन है, पब्लिक सेक्टर है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, वो इस सेक्टर के अंदर आता है, तो ये वाला सेक्टर आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं, नेशनल इनकम से अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। तो नेशनल इनकम क्या होता है बेसिकली कि मोनेटरी टर्म्स में हमारी जो करंट अचीवमेंट्स होती है हमारी इकोनॉमी में, मतलब कि देखो कि जेंडर डिफरेंस जो है वो खत्म हो रहा है, ठीक है, सेफ्टी बढ़ रही है, तो ये क्या हो गए एक सोशल एस्पेक्ट्स हो गए। बट कमाई कितनी हो रही है कंट्री की, कितने पैसे की बढ़ावट हो रही है, या फिर मोनेटरी टर्म्स में क्या अचीवमेंट आती है, उसको हम नेशनल इनकम कहते हैं। ये अचीवमेंट्स जो होती है वो किन टर्म्स में एक्सप्रेस होती है, तो एक इकोनॉमी में एक फाइनेंशियल ईयर में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है उनकी जो मॉनेटरी वैल्यू होती है वो नेशनल इनकम कही जाती है। नेशनल इनकम जो होती है वो 2 प्राइसेस पे होती है, एक होता है करंट प्राइस और दूसरा होता है कांस्टेंट प्राइस। इसको आप कैसे समझेंगे कि देखिए एक टाइम में, मतलब अभी मैं अभी की बात कर रही हूँ, तो इस टाइम में किसी प्रोडक्ट का नेट मनी वैल्यू क्या है, उनका जो सम होगा वो हो जाएगा नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। मतलब कि अभी की बात कर रहे हैं हम, ना आगे का कुछ उसको जोड़ रहे हैं ना पीछे से कुछ उसको कंपेयर कर रहे हैं, सिर्फ अभी की बात कर रहे हैं, तो वो हो गई हमारी नेशनल इनकम एट करंट प्राइस एक साल के दौरान। ठीक है, वहीं पे कांस्टेंट प्राइस की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं कि एक कंट्री के अंदर जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है उनकी मनी वैल्यू को कैसे कंपेयर करते हैं, एक बेस ईयर प्राइस से। मतलब कि यहाँ पे एग्जांपल 2004-15 का 5 का दे रखा है, बट अभी जो हमारा बेस ईयर चल रहा है वो चल रहा है 2017-18 का। तो ये वाला फैक्ट आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार जो है पेपर में आपसे अगर 2 लाइनर क्वेश्चंस जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस दिए जाएंगे तो वहाँ पे आपसे ये कह दिया जाएगा कि बेस ईयर जो है वो इस आउटपुट का या नेशनल इनकम का वो 2004 या 5 है, 11-12 है, तो वो नहीं है। अभी जो हमारा चल रहा है वो 2017-18 चल रहा है। ये जस्ट एक एग्जांपल है, जैसे इसमें एक आ गया कि प्रेजेंटली अगर मान लीजिए इंडिया में 2004 और 5 जो है वो बेस ईयर देखा जाता है, तो अगर हमें अपना इंडियाज़ का नेशनल इनकम 2013-14 का कंपेयर करना होता है, मेजर करना होता है प्राइस, तो हम 2004-2005 के प्राइसेस से कंपेयर करते हैं, उसको उसके अकॉर्डिंग मेजर करते हैं, तो वो क्या हो जाती है हमारी नेशनल इनकम एट कॉन्स्टेंट प्राइस हो जाती है। नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली, हम सबसे पहले जो भी हमारा कंजम्पशन होता है उसको करते हैं ऐड, कंजम्पशन में ऐड करते हैं हम गवर्नमेंट को जो भी एक्सपेंडिचर होता है उस आउटपुट को लाने के लिए। वहीं पे जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट्स होती है, किसी भी अगर हम चीज़ को प्रोड्यूस करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे तभी वो आगे जाके हमें रिजल्ट देगा। तो कंजम्पशन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट को जब हम ऐड करते हैं, उसके साथ ही हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम अपनी डोमेस्टिक मार्केट्स में डीलिंग कर रहे हैं, हम बाहर से मंगा भी रहे हैं सामान को और वापस भेज भी रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट क्यों करा, क्योंकि देखिए एक्सपोर्ट जब हम किसी चीज़ को कर रहे हैं तो हमें अर्निंग हो रही है, हमारी इनकम आ रही है, पर जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमारी इनकम घट भी रही है ना, तो इस वजह से हम एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट यहाँ पे करेंगे।
वहीं पे जो फॉरेन प्रोडक्शन होता है नेशनल रेजिडेंट्स के थ्रू उसको हम ऐड ऑन करेंगे, बट जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है नॉन नेशनल रेजिडेंट्स के थ्रू उसको डिटेक्ट करेंगे, इस यहाँ से डिडक्ट करेंगे। मतलब कि जो हमारे पास आ रहा है उसको हम ऐड ऑन करते जाएंगे हमारे नेशनल रेजिडेंट्स के थ्रू। फॉरेन प्रोडक्शन मतलब दूसरी कंट्री में हो रहा है और हमारी कंट्री के अंदर अगर कोई फॉरनर आया और वो यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहा है, नॉन नेशनल रेजिडेंट्स है, तो उसको हम डिडक्ट कर देंगे और ये नेशनल इनकम का फॉर्मूला हो जाएगा जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देखते हैं कि इनकम और जो वेल्थ होता है उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। जब कोई भी इनकम या फिर जो फ्लो ऑफ मनी है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में जा रहा है, मतलब कि प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर में आप पैसे लगा रहे हैं, इनकम को लगा रहे हैं, तो वो क्या हो गया आपका इनकम, ठीक है। वहीं पे वेल्थ क्या होता है कि जो कोई भी स्टॉक ऑफ एसेट है उसकी जो करंट वैल्यू होती है, जो किसी सोसाइटी या मतलब कि एक पर्सन किसी सोसाइटी या पूरी कंट्री की होती है, उसको हम क्या कहेंगे, वेल्थ कह देंगे। तो स्टॉक ऑफ एसेट्स किसी भी पर्सन का, किसी भी कम्युनिटी का या होल कंट्री का जो है उसका जो वैल्यू होता है, उसकी जो कीमत होती है वो वेल्थ हो जाती है। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में जो हम पैसा लगा रहे हैं वो इनकम हो जाती है। तो इनकम आप कैसे समझते हैं कि जो जॉब्स हैं उसमें वेज एंड सैलरीज है। यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया, ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए, कि आप ह्यूमन रिसोर्सेज से काम करा रहे हो तो आप उनको वेजेस दे रहे हो, सैलरीज दे रहे हो, तो वो उस पर्सन की क्या हो गई, इनकम हो गई, क्योंकि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में पैसा लगाया गया। रेंटल इनकम जो प्रॉपर्टी से आता है वो हो गया। इंटरेस्ट जो हमें सेविंग से मिलता है या फिर प्रॉफिट्स फ्लोइंग टू द शेयर होल्डर्स, ये सारे क्या हो गए, आपकी इनकम हो गई। इसका आपको कैटेगरी याद रखनी है। वहीं पे वेल्थ जो है, हम बैंक अकाउंट्स के अंदर जो सेविंग्स रखते हैं तो वो एक तरीके से हमारा एसेट हो जाता है कि वो हमारा ही है, कोई और उसके ऊपर आके क्लेम नहीं कर सकता। हमारी प्रॉपर्टी में हमारा ओनरशिप होता है, वो हमारा एसेट है। शेयर एंड स्टॉक्स एंड बिजनेसेस के अंदर या फिर वेल्थ जो है वो पेंशन स्कीम्स के अंदर जो होती है, मतलब जो पैसा पेंशन स्कीम्स में ऐड ऑन रहता है वो हमारी वेल्थ के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि नेशनल इनकम जो है वो फैक्टर कॉस्ट पे क्या होती है। देखिए फैक्टर कॉस्ट का क्या बेसिस होता है, मतलब होता है कि सम ऑफ ऑल इनकम्स अर्न बाय रिसोर्सेज सप्लायर्स फॉर देयर कंट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी। तो जो भी इनकम जो है वो मतलब जो पैसा लगाया जाता है किन रिसोर्सेज पे, लैंड पे, लेबर पे, कैपिटल पे और ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी को, जो कि जो है बेसिकली ईयर्स चलता रहता है, उसको हम नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। मतलब कि जो हम फैक्टर पे, प्रोडक्शन पे लगा रहे हैं, मार्केट में नहीं लगा रहे हैं, तो वो आपका नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा। यहाँ पे सम ऑफ द इनकम रिसीव बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। तो यहाँ पे हम किस किस चीज़ों को ऐड करते हैं फैक्टर कॉस्ट में, जब भी यहाँ भी जो हमने देखा इनकम के अंदर भी जो भी रेंट है, वेजेस है, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स है, तो उन सबको मिला के हम नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। इसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट जो होता है वो होता है एनएनपी प्लस सब्सिडीज। सब्सिडीज किसके थ्रू दी जाती है, गवर्नमेंट के थ्रू, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्यों कह दिया, क्योंकि हम अभी किसी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम उसको मार्केट में नहीं बेच रहे हैं। जब वो चीज़ मार्केट में बिकने के लिए जाएगी तब उसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्सेस लगेंगे, प्रोडक्शन के टाइम नहीं लगेंगे। प्रोडक्शन के टाइम बल्कि उनको क्या मिलेगी, सब्सिडीज मिलेगी। इस वजह से नेशनल इनकम जो है उसमें एनएनपी में हम क्या ऐड करेंगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट जो होता है उसमें ऐड करेंगे हम सब्सिडीज, और टैक्सेस जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस उनको हम यहाँ से माइनस कर देंगे। अब जो नेशनल इनकम होती है उसको मेजर करने के लिए 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट है प्रोडक्शन मेथड, सेकंड है इनकम मेथड एंड थर्ड है एक्सपेंडिचर मेथड। तो फर्स्ट मेथड जो है प्रोडक्ट मेथड या फिर जो वैल्यू एडेड मेथड है उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जो नेशनल इनकम मेजर की जाती है वो किससे की जाती है कि जो ईच प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइज है, मतलब कि एक एक जो कंपनी है वो कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है नेशनल इनकम में अपने प्रोडक्शन से एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, उसको हम वैल्यू एडेड मेथड कहते हैं। वैल्यू एडेड का क्या मतलब, एक इंटरप्राइज ने इतना ऐड किया, दूसरे ने इतना, तीसरे ने इतना, चौथे ने इतना, तो इन सबका मिला के जो गया कंट्रीब्यूशन उसको हमने क्या कह दिया, प्रोडक्ट मेथड से हम नेशनल इनकम को मेजर कर रहे हैं एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट, मतलब कि जो चीज़ बन के निकलेगी उस इंटरप्राइज से, चाहे वो सर्विस हो या फिर वो गुड हो, उसकी आप वैल्यू को कैसे मेजर करेंगे, जो भी सेल्स हुई है उस गुड की या सर्विसेज की, प्लस जो स्टॉक में चेंज आया है, जो स्टॉक रेट होता है उसमें क्या चेंज आया है उसको हम ऐड ऑन कर देंगे। और ये कब देखा जाएगा कि जब आउटपुट जो है वो बिके ना एट द एंड ऑफ द ईयर। तो चेंज इन स्टॉक को हम कब देखेंगे कि वो जो गुड एंड सर्विसेज था वो प्रोड्यूस तो हो गया,
बट एट द एंड ऑफ ईयर तक वो बिका नहीं, जिसकी वजह से स्टॉक चेंज को देखा जाएगा कि जो कीमत जो थी ओपनिंग स्टॉक की थी क्लोजिंग स्टॉक में कितनी कीमत उसकी रही है, ये होता है चेंज इन स्टॉक। नेक्स्ट देखते हैं कि नेशनल इनकम जो है उसको इनकम मेथड से हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली एम्प्लॉइज़ को जो भी कंपनसेशन दिया जाता है प्लस ऑपरेशन में जितना भी सरप्लस ऑफ मनी यूज़ होता है और मिक्स्ड इनकम को अगर हम कर देंगे, तीनों को ऐड ऑन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, डोमेस्टिक इनकम बन जाएगा, डेट इज एनडीपी बन जाएगा एट फैक्टर कॉस्ट। इस एनडीपी के अंदर अगर हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को भी जोड़ देते हैं तो हमारा नेशनल इनकम बन जाता है। तो बेसिकली आपको ये वाला फॉर्मूला जो है वो याद रखना है कि डोमेस्टिक इनकम जो होती है, डोमेस्टिक इनकम कौन सी, जो फैक्टर कॉस्ट पे होती है, उसमें हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो अब्रॉड से भी आपकी इनकम आ रही है उसको ऐड ऑन कर देंगे तो नेशनल इनकम डेट इज एनएनपी फॉर्म हो जाएगा। जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है वो क्या होती है बेसिकली कि देखिए, एक तो इनकम हमारी कंट्री में आई अब्रॉड से, माइनस हमने उसको क्या कर दिया, हमारी कंट्री से जो अब्रॉड में इनकम जा रही है तो वो क्या हो जाता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो जाता है। तो ये वाला फॉर्मूला आप याद रखेंगे। उसी के साथ जब इनकम मेथड से हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो हम उसमें वेजेस को, सैलरीज को, अलाउंसेस, बाउंसेस, ये जो है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ जो हैं, ठीक है, इन सारी चीज़ों को भी ऐड करते हैं, सोशल सिक्योरिटी को ऐड करते हैं। वहीं पे जो ऑपरेटिंग सरप्लस होता है ये क्या है कि मान लीजिए कि आपकी एक फिक्स सैलरी है, ठीक है, ऊपर से आपने एक शॉप या फिर एक जो घर है वो किराए पे दे रखा है, तो वो आपका क्या है, सरप्लस अमाउंट है कि वो तो आपको फिक्स ही मिल रहा है और ऊपर से मिल रहा है। तो इंटरेस्ट, रेंट, रॉयल्टी और जो प्रॉफिट होते हैं वो ऑपरेटिंग सरप्लस में आपके आ जाते हैं, जिसमें प्रॉफिट में क्या आ जाता है, डिविडेंड हो गया, कॉर्पोरेशन हो गया, टैक्स हो गया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो गया कि आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना पड़ा, सारा प्रॉफिट आपके पास ही रह गया। और जो मिक्स्ड इनकम है वो क्या होती है कि एक पर्सन जो है, जैसे मैं हूँ, मैं अभी किसी इंस्टीट्यूट में भी पढ़ा रही हूँ प्लस मैं यूट्यूब पे भी पढ़ा रही हूँ, तो ये क्या हो गई, मिक्स्ड इनकम हो गई कि मैंने अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयड भी कर रखा है और मैं कहीं और भी एम्प्लॉयड हूँ, तो ये क्या हो गया, मिक्स्ड इनकम हो गया आपका। इन सारी चीज़ों को मिला के इनकम मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट आते हैं एक्सपेंडिचर मेथड के ऊपर। तो ये बेसिकली होता है कि इसको जो है इनकम डिस्पोजल मेथड या फिर कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड भी कहा जाता है। ये वो मेथड होता है जिसमें कि जो फाइनल एक्सपेंडिचर लगा है जीडीपी का मार्केट प्राइस के ऊपर एक अकाउंटिंग ईयर में, उसको हम एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं। तो क्या होता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस के ऊपर जो भी हमारा फाइनल एक्सपेंडिचर लगा अकाउंटिंग ईयर में वो एक्सपेंडिचर मेथड हो गया। यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, मतलब कि यहाँ पे बेसिकली यही है, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्स माइनस एम क्या हो गया, आपका जो भी नेट एक्सपोर्ट हो गया। वही वाला जो जीडीपी का फॉर्मूला है वैसा ही ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाली चीज़ें हमने डिस्कस कर ली नेशनल इनकम के बारे में। अब हम देखते हैं कि नेशनल इनकम का इंडिपेंडेंस के बाद एस्टीमेट क्या था। ये फैक्ट्स हैं जो कि डायरेक्टली आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1949 के अंदर नेशनल इनकम कमेटी को अपॉइंट किया था और ये किसकी चेयरमैनशिप के अंदर था, प्रोफेसर पी.सी. मेहलनोबिस के अंदर हुआ था। उसी के साथ इस कमेटी में 2 मेंबर्स और थे, ये थे प्रोफेसर गदगिल एंड डॉक्टर वी.के.आर.वी. राव। तो ये तीनों जो मेंबर्स थे ये इस कमेटी के थे, नेशनल इनकम कमेटी के। ये 1949 में कमेटी जो थी इंस्टीट्यूट की गई थी, बट इसने अपनी जो फर्स्ट रिपोर्ट दी थी वो 1951 में दी थी। ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। ये वाला फैक्ट आपको याद नहीं रखना है, ये जस्ट एक सिंपल सा डाटा है। तो इस रिपोर्ट में डिस्कशन क्या हुआ था ये आपको याद रखना है। यहाँ पे बेसिकली जो भी नेशनल इनकम के ऊपर डाटा को एस्टिमेट किया जाता है उसके मेथड्स को डिटेल में बताया गया था, जो भी हमने डिस्कस करे सारे मेथड्स। और वहीं पे जो नेशनल इनकम का डाटा है उसके वेरियस सोर्सेज और जो लिमिटेशंस होते हैं उनको इस रिपोर्ट में डिस्कस किया गया था। 1955 के अंदर नेशनल इनकम एस्टीमेट जो था वो शुरू हो गया था, बन गया था। और किसने बनाया था, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया था। ये वाला पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं कि जीडीपी क्या होता है। जीडीपी की फुल फॉर्म तो सबको ही बेसिकली पता होती है। जी से होता है ग्रोस, डी से इज डोमेस्टिक एंड पी से इज प्रोडक्ट। तो जीडीपी क्या है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको अब हम देखते हैं। तो जीडीपी के लिए बेसिकली होता क्या है कि वैल्यू ऑफ नेशनल आउटपुट प्रोड्यूस इन अ कंट्री। एक कंट्री के अंदर जो भी नेशनल आउटपुट होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, नेशनल इनकम की फॉर्म में, नेशनल आउटपुट की फॉर्म में, नेशनल एक्सपेंडिचर की फॉर्म में, उसको हम जीडीपी कहते हैं। एक चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है
कि जीडीपी जो होता है उसमें फॉरेन मल्टीनेशनल्स जो होते हैं उनकी इनकम को इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि वो हमारी कंट्री के अंदर डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। वहीं पे जो जीएनपी होता है, जीएनपी देखिए यहाँ पे क्या हो गया, डोमेस्टिक है, यहाँ पे नेशनल लेवल पे बात हो रही है। तो यहाँ पे जीडीपी के अंदर जब हम अब्रोड से भी जो पैसा आ रहा है, क्योंकि अब्रोड में भी तो हमारी ही नेशनलिस्ट है ना जो रह रहे हैं, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, जीएनपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगा, जीडीपी प्लस नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रोड। यहाँ पे देखिए जो फॉरेन मल्टीनेशनल्स थे उनकी इनकम को इंक्लूड किया जाता है, बट हमें जब यहाँ से नेट प्रॉपर्टी इनकम अब्रोड से आ रहा है तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो मल्टीनेशनल्स हमारी कंट्री में रह रहे हैं तो हम उनका प्रॉपर्टी या फिर जो इनकी इनकम है वो वहाँ पे भेजें। तो इस वजह से जीएनपी में एक्सक्लूड कर दिया जाता है कि मल्टीनेशनल्स जो इनकम अर्न करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो उनकी कंट्री में वापस भेजा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ग्रोस नेशनल इनकम। ये जो है ये जीएनपी के सिमिलर होता है। यहाँ पे बेसिकली सम वैल्यू ऑफ आउटपुट बाय रेजिडेंट प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, जो भी रेजिडेंट प्रोड्यूसर्स हैं जो हमारी कंट्री के अंदर रह रहे हैं, वो जो भी आउटपुट को बनाते हैं, जो भी प्रोड्यूस करते हैं, उसकी सभी वैल्यू को सम करके यहाँ पे जो भी प्राइमरी इनकम अब्रोड से आ रही है उसको ऐड ऑन किया जाता है। फिर जो भी प्रोडक्ट के ऊपर टैक्सेस लगते हैं, सब्सिडीज नहीं, सब्सिडीज को इंक्लूड नहीं करेंगे, जो भी टैक्सेस लगते हैं, एनी प्रोडक्ट टैक्सेस नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यूएशन ऑफ आउटपुट, तो टैक्सेस जो है उनको यहाँ पे ऐड ऑन नहीं करेंगे हम। तो ये हो गया आपका जीएनपी। अ कंट्री विच अर्न्स पॉजिटिव नेट इनकम ऑन एफडीआई विल इंक्लूड इन जीएनआई बट नॉट जीडीपी। तो जो भी कंट्री जो है वो पॉजिटिव नेट इनकम एफडीआई में अर्न करती है वो बेसिकली जीएनआई दैट इज ग्रोस नेशनल इनकम के अंदर जो है वो इंक्लूड की जाती है, मतलब कि उसकी फॉर्म में मेजर की जाती है, ना कि जीडीपी की फॉर्म में मेजर की जाती है। जीडीपी का एक बार नॉमिनल जीडीपी फॉर्मूला पहले मैं आपको इसको अच्छे से समझा दूं। हाँ, तो देखिए नॉमिनल और रियल जीडीपी जो होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है, पहले हमें ये जानना है। जो भी मॉनेटरी वैल्यू किसी डाटा की होती है, मनी की जो जीडीपी होती है उसको हम नॉमिनल कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो गया कि ये कीमत थी मार्केट प्राइस में किसी प्रोडक्ट की, ठीक है। जब हम उसको इन्फ्लेशन ऐड कर देते हैं उसके अंदर तो वो क्या हो जाती है, रियल जीडीपी बन जाती है। यहाँ पे इन्फ्लेशन को ऐड ऑन नहीं किया जाता, यहाँ पे जो है एक बेस ईयर रखा जाता है, जैसे मैंने आपको बताया 2017-18 हो गया, उसके कंपैरिजन में, मतलब कि उस टाइम की इन्फ्लेशन इस टाइम में क्या इन्फ्लेशन है, उसके बेसिस पे जो है वो रियल जीडीपी को क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है एक चूजन बेस ईयर के लेवल के बेसिस पे। यहाँ पे जो डाटा एक्सप्रेस किया जाता है वो करंट प्राइस पे, मतलब आज जो प्राइस है उसके बेसिस पे किया जाता है, बट जो रियल जीडीपी होती है उसमें डाटा कॉन्स्टेंट प्राइस में, मतलब कि जो बेस ईयर पे प्राइस था उसके कंपैरिजन में उसके अकॉर्डिंग मेजर की जाती है। तो आई होप आपको ये डिफरेंस जो है ये क्लियर हो गया होगा। इसको अच्छे से याद रखिएगा, छोटा सा टर्म है और आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है यहाँ पे। तो एक बार मैं इसकी आपको वो भी बता देती हूँ, फॉर्मूला भी बता देती हूँ, क्योंकि फॉर्मूला भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है। नॉमिनल जीडीपी फॉर्मूला जो होता है वो बेसिकली देखिए ये वाला जो फॉर्मूला है ना, इतना फॉर्मूला ये है आपका नॉर्मल जीडीपी का फॉर्मूला। यहाँ पे कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तीनों को मिला के क्या बन जाता है, जीडीपी बन जाता है। जब आप इसमें नेट एक्सपोर्ट को ऐड ऑन कर देते हैं, मतलब कि जो इनकम अब्रोड से आई और जो हमारी कंट्री से इनकम गई, वो क्या हो जाएगा, जब ऐड ऑन हो जाएगा तो नॉमिनल जीडीपी फॉर्मूला हो जाएगा। नॉमिनल किस पे हो जाएगा, आपका करंट प्राइस पे हो जाएगा, जो अभी का प्राइस है, इन्फ्लेशन इसमें ऐड ऑन नहीं होगी। वहीं पे जब रियल जीडीपी फॉर्मूला होता है उसमें क्या होता है, जो नॉमिनल जीडीपी थी, मतलब ये वाली जो जीडीपी थी उसको हम डिवाइड कर देंगे डिफ्लेटर से। डिफ्लेटर क्या है, इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन को जब हम ऐड कर देंगे कौन से प्राइस पे होगा, ये कांस्टेंट प्राइस पे होगा। तो ये रियल जीडीपी आपका फॉर्मूला हो जाएगा, नॉमिनल जीडीपी अपॉन डिफ्लेटर। तो इन फॉर्मूलाज को आप याद रखेंगे। अब जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होता है और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, इसको इंक्लूड देखते हैं। तो देखिए 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो हमारे थे, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उनका जो कॉस्ट जो है वो मेजर किया जाता है, उसको हम जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। वहीं पे जो प्राइस कंज्यूमर पे करते हैं गुड्स के लिए मार्केट के अंदर, उसको हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस कहते हैं। तो अब जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में फ़र्क क्या होता है, देखिए फैक्टर कॉस्ट है, मतलब कि आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो आप देखते हैं ना कि गवर्नमेंट कभी स्टार्टअप्स के लिए कोई स्कीम निकाल रही है, कभी कोई फंड निकाल रही है, कोई सब्सिडीज दे रही है, तो फैक्टर कॉस्ट में क्या इंक्लूड होती है, सब्सिडी इंक्लूड होती है। पर जब आप मार्केट में जाते हैं तो आप देखते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट के गुड के पीछे जो है
बहुत सारे टैक्सेस लगे होते हैं, तो क्या होते हैं वहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस हो जाते हैं। तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट में फ़र्क क्या हुआ कि यहाँ पे सब्सिडीज़ को इंक्लूड किया जाता है, बट यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड किया जाता है। मतलब कि मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड ऑन होके जाएंगे और फैक्टर कॉस्ट में सब्सिडीज जो हैं वो ऐड ऑन होगी। तो ये इन दोनों के अंदर फ़र्क होता है। नेशनल एंड रियल उसको देख लिया। अब जो जीडीपी है उसको भी मेजर करने के लिए 3 मेथड होते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड एंड प्रोडक्शन मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट, वही चीज़, ठीक है, जो हमने अभी नेशनल इनकम में भी देखी थी। इनकम मेथड में क्या हो जाता है, वेजेस, रेंटल रेट ऑन कैपिटल एंड फार्म प्रॉफिट्स हो गया। एंड प्रोडक्शन मेथड जो होता है उसमें फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो वही चीज़ है, बस मैंने यहाँ पे इसलिए ये लिख दिए ताकि आप इसको रिवाइज अच्छे से कर सके। अब जो है 3 फॉर्मूलाज जो थे उसको जो अभी हमने ये डिस्कस करी है, ये सारी चीज़ें, इनको एक फॉर्मूला बेसिस पे कर देते हैं। तो मार्केट प्राइस में अगर आपसे जीडीपी का फॉर्मूला पूछा जाए तो वो हो जाएगा C + I + G + X - M, मतलब ये क्या हो गया, आपका नेट एक्सपोर्ट हो गया, ठीक है। वहीं पे जीडीपी जो है आपसे फैक्टर कॉस्ट का पूछा जाएगा, तो जो भी वेज, रेंट, इंटरेस्ट, ग्रोस प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन, मतलब जो नुकसान हो रहा है वो भी फैक्टर कॉस्ट में ऐड किया जाएगा। ऐसा नहीं है ना कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है, कुछ चीज़ें जो है वो खराब भी हो सकती है, रॉ मटेरियल खराब भी निकल सकता है, तो इस वजह से डेप्रिसिएशन जो होता है उसको भी ऐड ऑन किया जाता है, ठीक है। वहीं पे जो मशीन्स होती है, मशीन्स भी खराब होती है, मशीन्स को रिपेयर किया जाता है, तो जो भी वियर एंड टीयर मशीन्स के होते हैं वो सभी डेप्रिसिएशन के अंदर ऐड ऑन होती है एट फैक्टर कॉस्ट। वहीं पे मार्केट प्राइस क्या होता है, जब आप फैक्टर कॉस्ट की जीडीपी को ऐड करते हैं इनडायरेक्ट बिजनेस टैक्सेस से, मतलब इनडायरेक्ट बिजनेस टैक्सेस नहीं लग रहे हैं ना, सॉरी, टैक्सेस जो है वो यहाँ पे लग रहे हैं और सब्सिडीज नहीं मिल रही है, तो इनडायरेक्ट बिजनेस टैक्सेस को जब आप सब्सिडीज को माइनस कर देते हैं इनडायरेक्ट बिजनेस टैक्स से और जीडीपी फैक्टर कॉस्ट को ऐड ऑन कर देते हैं, तो आपका जीडीपी एट मार्केट प्राइस बन जाता है। ये जो है अभी जस्ट मैंने एक दिया है, इसको नेक्स्ट जो है मैं एक्सप्लेन करूंगी अच्छे से, जो एनडीपी और जो जीडीपी में डिफरेंस होता है, बट बेसिकली अभी देख लीजिए आप कि जब आप जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देते हैं तो आपका जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हो जाता है। जब आप जीएनपी, मतलब नेशनल प्रोडक्ट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट में है, उसमें से डेप्रिसिएशन, मतलब जो भी आप प्रोडक्शन में आपका नुकसान हो रहा है उसको घटा रहे हैं, तो आपका एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट हो जाता है। एनडीपी को आप मार्केट प्राइस पे माइनस कर रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस को, तो यहाँ पे एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा। और जब आप जीडीपी फैक्टर कॉस्ट को माइनस डेप्रिसिएशन कर रहे हैं तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा। तो ये आप डेली रिवाइज करेंगे तब आपको 2-3 दिन ही हार्डली लगेंगे और इजीली आपको याद हो जाएंगे। अब सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि जितने भी हमारी कंट्री के अंदर एस्टिमेट्स होते हैं तो वो सारे इनके थ्रू ही किए जाते हैं। तो सीएसओ जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सभी स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज़ के लिए जो भी हमारी कंट्री के अंदर हैं और जो भी स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड्स इवॉल्व करने होते हैं और मेंटेन करने होते हैं। इनकी जो एक्टिविटीज़ होती है बेसिकली वो नेशनल इनकम का रेगुलेशन हो गया, अकाउंटिंग, एएसआई, इकोनॉमिक सेंसस जो होते हैं उनका जो है बेसिकली क्या होता है, सारी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करना होता है। इसके बाद ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसको आप कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे, बहुत ज़्यादा सिंपल है। National income estimates in India are prepared by A is Planning Commission, B is RBI, C is CSO and D is Indian Statistical Institution। तो आप इसे कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। अब हम आ जाते हैं साइंस के पोर्शन के ऊपर। एक चीज़ और, अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है, सॉरी, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज जो है वो इसी वीडियो में बननी थी, बट मैंने आपको कल भी बताया था कि जो ऐप में यूज़ करके स्लाइड्स बनाती हूँ उसमें टोटल 50 स्लाइड्स ही डल सकती है, और जब प्रैक्टिस सेट और कंटेंट इतना सारा डाला जाता है तो वो 50 स्लाइड्स कवर हो जाती है। तो ये जो वीडियो मैं डालूंगी उसके 1 घंटे बाद ही इंडस्ट्रियल रिलेशन की वीडियो आ जाएगी, वो इसी का कंटिन्यूड पार्ट है, ठीक है। तो उसमें भी हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और यहाँ भी आज हम साइंस के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे साइंस के पोर्शन के साथ ही। तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है उसमें आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा जहाँ पर मैं PDF भी पोस्ट करती हूँ एंड बाकी का स्टडी कंटेंट भी पोस्ट करती हूँ। तो सेल से शुरू करते हैं हम। पहले हमने केमिस्ट्री और फिजिक्स के एक चैप्टर डिस्कस कर लिया है, पास्ट वीडियोज़ में आप जाके देख लीजिए रिविजन सीरीज में, वहाँ पे आपको वो चैप्टर्स मिल जाएंगे। तो बेसिकली सेल क्या होता है, देखिए, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो मेम्ब्रेन बाउंड होता है, मतलब ये कोई चीज़ है, इसकी एक फॉर्म है, उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन है और वो फंक्शनल इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ लाइफ है, मतलब कि इसके बिना ज़िंदगी हो ही नहीं सकती, चाहे वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हो या फिर वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो।
सेल उसके अंदर होगा ही होगा। तो ये सेल क्या होती है, एक इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ लाइफ होती है और ये एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। सेल थ्योरी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देखते हैं जो डायरेक्टली आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने सेल थ्योरी दी थी। ये एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि कोक को स्टडी किया था, मतलब कोक के जो सेल्स थे उनको स्टडी किया था। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है कि किसके ऊपर स्टडी किया गया था। इन्होंने ये देखा कि जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर ये सारे कोक के सेल्स देखे तो उन्होंने इस तरीके से हनी कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर, हनी कोम्ब इसको नाम दिया जाता है, हनी कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा कि हाँ छोटे छोटे जो मधुमक्खी के छत्ते या छज्जे होते हैं तो उसके जैसा स्ट्रक्चर, छोटे छोटे होल्स देखे, ज्योमेट्री बॉक्सेस देखे, तो इसको क्या कहा गया, इन्होंने सेल कहा गया। तो ये वाला डाटा आप अच्छे से याद रखेंगे एग्जाम के लिए। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो सेल्स होते हैं वो बैक्टीरिया के बेसिस पे कि किस फॉर्म ऑफ एनिमल ऑर्गेनिज्म है, किस टाइप ऑफ उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बेसिस पे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के में डिवाइड किया गया। देखिए प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो बहुत सिंपल सेल्स होते हैं जो कि बहुत ही स्मॉल सेल रेंजिंग होते हैं, मतलब सिर्फ 1 से 2 माइक्रोमीटर के होते हैं। इनकी एक रिजिड सेल वॉल होती है, ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, जिससे कि सेल रैप्चर नहीं होता है। वहीं पे अगर हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स लार्ज सेल्स होते हैं, बड़े बड़े सेल्स होते हैं, 10 से 100 माइक्रोमीटर के होते हैं। यहाँ पे कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। तो बट जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है। तो आपको याद रखना है कि यूकैरियोटिक सेल्स किसके अंदर होते हैं, वर्टिब्रेट्स के अंदर होते हैं, मतलब जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होती है, जो कि एडवांस ऑर्गेनिज्म होते हैं। उनमें कोई भी रिजिड जो है सेल वॉल नहीं होती है। बट सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होती है, प्लांट्स के अंदर होती है। और ये एक डिस्टिंग्विश फैक्टर है कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में फ़र्क क्या होता है। फ़र्क ये होता है कि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। वहीं पे अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं वो प्रोकैरियोट्स के अंदर एब्सेंट होते हैं। मतलब ये देखिए कि सेल जो है उसके ऊपर तो मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, बट सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज होती है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होती है। बट यूकैरियोट्स जो है एडवांस ऑर्गेनिज्म के अंदर आ गए, इस वजह से जो सेल के अंदर ऑर्गेनेली होती है उसके ऊपर भी एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं तो यहाँ पे भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर नाउ एक और फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं अपने एग्जाम के लिए कि लार्जेस्ट सेल और स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है। ठीक है, ये हम एक जनरल वे में बात कर रहे हैं, ह्यूमन के बारे में अलग से बात करेंगे। तो लार्जेस्ट सेल जो होता है वो ऑस्ट्रिच के एग का होता है। ये देखिए एक नॉर्मल एग देखिए और ये देखिए कितना बड़ा है ऑस्ट्रिच का एग इसके कंपैरिजन में। तो लार्जेस्ट सेल जो होता है वो ऑस्ट्रिच के एग का होता है और जो स्मॉलेस्ट सेल होता है वो माइकोप्लाज्मा, एक बैक्टीरिया होता है, उसका होता है। तो ये दोनों फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। अगर ह्यूमन की बात करते हैं तो लार्जेस्ट सेल जो होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो फीमेल एग होता है, मतलब कि जो फीमेल्स के अंदर होते हैं, ओवम्स होते हैं, जिससे कि फर्टिलाइजेशन हो के आगे बेबी फॉर्मेशन होती है। तो वो क्या होता है, आपका फीमेल एग हो जाता है, वो लार्जेस्ट सेल होता है। और जो स्पर्म होते हैं, मेल स्पर्म्स होते हैं, जिसके फर्टिलाइजेशन से आगे जो है एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है, वो स्मॉलेस्ट होते हैं। तो आप यही याद रख लीजिए कि फीमेल जो है तो उनके सेल्स बड़े हो गए आपको, ठीक है, और जो मेल है वहाँ पे स्मॉलेस्ट सेल हो गए। इंट्रोडक्शन करते हैं हम सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस करते हैं। माइटोकॉन्ड्रियन जो होती है वो एक आपका सिंगुलर फॉर्म हो गया, प्लूरल में माइटोकॉन्ड्रिया इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है ये एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जो कि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मिलता है। ये वाला पॉइंट याद रखना है, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया इज फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, बोथ नन। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये सिर्फ डबल मेम्ब्रेन है। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज कहाँ मिलती है हमें, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मिलती है, तो ये यूकैरियोट्स के अंदर मिलेगा। माइटो का मतलब होता है थ्रेड और कॉन्ड्रियोन का मतलब होता है ग्रेन्यूल। तो थ्रेड लाइक जो ग्रेन्यूल्स होते हैं उसको हम क्या कह देंगे, माइटोकॉन्ड्रियोन कह देंगे। ये सेल के साइटोप्लाज्म में आपको देखने को मिलेगा और इसे हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे एटीपी फॉर्मेशन होता है। एटीपी फॉर्मेशन क्या हो गया बेसिकली कि यहाँ से हमें एनर्जी मिलती है। तो एटीपी जो है उसका आपको मेरे को फुल फॉर्म बतानी है कमेंट सेक्शन में क्या होती है, उसको बाकी कल मैं आपके जो साइंस का वीडियो आएगा उसमें बता दूंगी। फर्स्ट टाइम जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको ऑब्जर्व किसने किया था, ये वाला आपका फैक्ट हो गया साइंस का। तो रिचर्ड ऑल्टमैन जो था उन्होंने 1894 के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। पर जो टर्म माइटोकॉन्ड्रिया था वो कार्ल बेंडा ने 1898 के अंदर दिया था। ये दोनों फैक्ट्स आप याद रखेंगे।
माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस क्या होते हैं, तो सबसे पहले सेलुलर रेस्पिरेशन, मतलब सेल्स जो सांस लेते हैं, क्योंकि हम जब सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, तभी हमें एनर्जी मिलती है, हमारा जो सिस्टम है वो एक्टिव रहता है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है। पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है इस वजह से कि क्योंकि यहाँ पे जनरेट होता है एटीपी का। एटीपी क्या होती है, हमारी एनर्जी फॉर्म होती है, डेट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। शुगर और फैट और फ्यूल्स को जो है ये ब्रेक डाउन करती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर, और फिर जो है लार्जर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको स्मॉलर में तोड़ती है ये, जिसको कि हम कैटाबोलिज्म कहते हैं। तो ये वाली जो डेफिनेशन है कैटाबोलिज्म की, इसको भी आप याद रखेंगे। और वहीं पे एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन होती है वो किस फॉर्म की रेस्पिरेशन होती है, एरोबिक। एरोबिक का क्या मतलब होता है कि जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन की जाती है जिन ऑर्गेनिजम्स में, उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, और जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में की जाती है उसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। फिर हम सेकेंड ऑर्गेनली को डिस्कस करते हैं। सो राइबोसोम्स जो हैं वो बेसिकली स्मॉल ऑर्गेनेलीज होती हैं जो कि ईच टाइप ऑफ सेल में मिलती है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ये अकेली ऐसी ऑर्गेनेली होती है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में देखने को मिलती है, क्योंकि ये जो है मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होती है, इस वजह से ये आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी देखने को मिलेंगी। डेफिनेशन देखते हैं तो जो सेल ऑर्गेनेली जिसके अंदर जो है प्रोटीन्स मिलते हैं, आपको आरएनए मिलेगा, और ये एक काम करेगा प्रोटीन सिंथेसाइजर का। तो प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे होता है, आपका राइबोसोम्स के अंदर होता है। राइबोसोम्स जो होते हैं वो डिफरेंट दो राइबोसोमल सब यूनिट से मिलके बनते हैं। वो क्या होती है, एक होती है 30S, एक होती है 50S। ये आपसे डिटेल में कोई नहीं पूछेगा, इस वजह से मैंने इसमें डाला भी नहीं है। डिस्कवरी की बात करते हैं, 1950 में ये जो है डिस्कवर हुआ था। रोमानियन सेल बायोलॉजिस्ट जॉर्ज पैलेट जो थे उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, ये आप फैक्ट याद रखेंगे। माइक्रोस्कोप के अंदर आप इसको देखते हैं तो जो बहुत सारे डेंस ग्रेन्यूल्स होते हैं, मतलब बहुत आसपास ग्रेन्यूल्स जो होते हैं, ये उसकी फॉर्म में देखने को मिलते हैं, और इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा जा सकता है। प्रोकैरियोटिक सब यूनिट्स मैंने बताया आपको कि ये क्या होते हैं 50S और 3S, जिसको टोटल 70S कहा जाता है। प्रोकैरियोट्स का ही बेसिकली पूछा जाएगा आपसे, बट फिर भी अगर यूकैरियोट्स का पूछा चला जाए आपसे तो प्रोकैरियोट्स में क्या होगा 70S, यूकैरियोट्स जो होते हैं उनमें होता है 80S होता है, तो सिर्फ 80S आपको याद रखना है। यूकैरियोट्स का क्या हो गया आपका 80S, 60S और 40S को दोनों को मिला के। राइबोसोम्स जो होते हैं वो लोकेशन अगर हम देखते हैं तो साइटोसोल के अंदर, मतलब कि जो आपका साइटोप्लाज्म के अंदर आपका फ्लूइड जो देखने को मिलेगा उसमें ये डिस्पर्स होते हैं फ्रीली, मतलब कि एज ए ये नहीं है कि कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में होते हैं, थोड़े थोड़े अलग थलग ये आपको देखने को मिलेंगे। और कई बार जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसके सरफेस पे भी अटैच होंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है वो आगे हम डिस्कस करेंगे कल में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस बेसिस पे कि जो राइबोसोम्स हैं वो साइटोसोल के अंदर फ्रीली डिस्पर्स है या फिर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे अटैच है, उसके बेसिस पे जो राइबोसोम्स होते हैं उनको दो तरीके का कहा जाता है। जो फ्रीली हैं उनको फ्री राइबोसोम्स कहा जाता है, और जो अटैच होते हैं उनको अटैच राइबोसोम्स कहा जाता है। तो ये दोनों चीज़ें भी आप याद रखेंगे। फंक्शंस की बात करते हैं तो राइबोसोम का जो मेन फंक्शन होता है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का ट्रांसलेशन होता है। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, DNA जो है उनके न्यूक्लियोटाइड बेसिस को एनकोड किया जाता है, उसकी कोडिंग की जाती है, और फिर जो है उसको प्रोटीन में बदला जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली जीन एक्सप्रेशन भी की जाती है और प्रोटीन का सिंथेसिस भी राइबोसोम के अंदर होता है। तो ये दोनों फंक्शंस जो है वो आपको याद रखने हैं। अब हम प्रैक्टिस सेट पे आते हैं। आज साइंस का प्रैक्टिस सेट जो है स्टैटिक का वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि फंगाई आर प्लांट्स दैट लैक ए इज ऑक्सीजन, बी इज कार्बन डाइऑक्साइड, सी इज क्लोरोफिल एंड डी इज नन ऑफ दिस। तो आप एक बार वीडियो को पॉज करेंगे और इसे आंसर करेंगे। ओके डन। तो देखिए क्लोरोफिल जो होता है वो एक तरीके की क्या होता है प्लांट्स में देखने को मिलता है, पर फंगाई जो होता है वो एक तरीके के ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल देखने को नहीं मिलता। क्लोरोफिल जो होता है वो किसके अंदर देखने को मिलता है, प्लांट्स के अंदर। इस वजह से हम उनको क्या कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स, मतलब कि जो अपना फूड जो है वो खुद बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। तो फंगाई जो है वो प्लांट्स है बट वो ऑटोट्रॉफ्स नहीं है क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं विच ब्लड वेसल्स हैव द स्मॉलेस्ट डायमीटर। तो इसमें पूछा गया कि कौन सी ब्लड वेसल ऐसी होती है जिसका डायमीटर सबसे छोटा होता है। तो ए है कैपिलरीज, बी इज आर्टरियोल, सी है वेन्यूल्स एंड डी इज लिम्फेटिक। तो एक बार आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसे आंसर कीजिए।
ओके डन। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है कैपिलरीज। इसको आप किस तरीके से याद करेंगे कि अगर मान लीजिए आप कहीं से जा रहे हैं और आपको हल्की सी खरोच लग जाती है, तो आप देखते हैं कि आपकी जो स्किन सरफेस होती है उसमें छोटा छोटा ब्लड ड्रॉपलेट होता है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि जो बड़ी बड़ी नसें हमारी बॉडी से जा रही हैं वो ब्लड जो है वो वहाँ से लीक होना शुरू हो गया, क्योंकि अगर वो वहाँ से लीक होना शुरू होगा तो वो बंद ही नहीं होगा और इस तरीके से हमारा सारा ब्लड लॉस हो जाएगा। तो क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर जैसे एक पेड़ की ब्रांचेस होती हैं, ऐसे छोटी छोटी ब्रांचेस होती जाती है, इस तरीके से फैलती जाती है, और जो लास्ट वाली जो बिल्कुल माइन्यूट रह जाती है वेन्स, जो कि जिनका डायमीटर हद से ज़्यादा कम होता है, उसको हम कैपिलरीज कहते हैं। तो वो ब्लड वेसल्स जिनका स्मॉलेस्ट डायमीटर होता है और जो एंड ऑफ द हमारे ऑर्गन्स में मिलते हैं उनको हम कैपिलरीज कहते हैं। अब एक एयरबोर्न डिजीज़ को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि डिजीज़ रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली पूछा गया है कि एयरबोर्न डिजीज़ जो है वो कौन सी है इन सब में से। तो ए है मीजल्स, बी है टाइफॉइड, सी इज पिंक आई एंड डी इज नन ऑफ द अबव। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ए मीजल्स। मीजल्स जो है वो एक एयरबोर्न डिजीज़ है। इसको एयरबोर्न डिजीज़ की कैटेगरी में कुछ और मैं आपको डिजीज़ यहाँ पे बता देती हूँ। चिकन पॉक्स आपको हो गया, एंथ्रैक्स है, इन्फ्लुएंजा जो कि मतलब कि जुकाम वाला हो जाता है। चिकन पॉक्स क्या होता है जिसको हम लेमन लैंग्वेज में माता कहते हैं कि माता निकल आई। मीजल्स हो गया स्मॉल पॉक्स जिसको भी माता कहा जाता है। क्रिप्टोकोकोसिस है, ट्यूबरक्लोसिस है, मतलब टीबी है। ये सारे क्या है एयरबोर्न ट्रांसमिशन से होता है। तो ये वाली डिजीज़ के नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें बेसिकली बोला कि आपने किसी फ्लावर को छुआ, आपने फ्लावर के बीच वाले पोर्शन को छू लिया, ठीक है। तो आपके हाथ पे जो है एक पीला पीला डस्ट लग गया, फिंगर्स लग गए, ठीक है। तो ये जो टाइनी येलो ग्रेन्यूल्स थे ये बहुत प्रीशियस सब्सटेंस है नेचर के, जो कि प्लांट लाइफ में सिक्रीट होते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि ये जो येलो कलर का डस्ट आपके हाथ पे लगा जब आपने किसी फ्लावर के मिडल पार्ट को टच किया, तो वो क्या था। ए इज पोलन, बी इज स्पर्म, सी इज स्पोर, डी इज स्पोरोसिस। तो एक बार वीडियो को पॉज की जरूरत से अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो देखिए ए जो है पोलन ग्रेन्स, हमें पता है कि हमारा जो फ्लावर होता है उसमें क्या होता है स्टेमन होता है, कार्पल होता है, इस तरीके से जो है ये आपका जो हो गया ये मेल ऑर्गन हो गया आपके प्लांट का, और ये क्या हो गया फीमेल पोर्शन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप टच करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है पोलन ग्रेन्स होते हैं। ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं जब ये अंदर यहाँ पे एग सेल्स के पास जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है और फिर क्या होता है पूरा एक फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। तो जब हम उसको टच करते हैं येलो डस्ट को, वो क्या होता है पोलन ग्रेन्स होते हैं। मतलब एक तरीके से आप ये समझ लिए कि ये जो है ये एक मेल स्पर्म हो गया किसी फ्लावर का। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट करेंगे और आप कमेंट सेक्शन में इसको आंसर करेंगे, which organ of the body produces the fluid known as bile। तो A is liver, B is pancreas, C is gallbladder and D is kidney। तो आप इसको कमेंट सेक्शन में आंसर करें। इसी वीडियो का जो इंडस्ट्रियल रिलेशन का पार्ट है वो 1 घंटे बाद वीडियो आ जाएगी, इसी का कंटिन्यूड पार्ट होगा, तो वहाँ पे आप उसको देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे स्लाइड्स कम पड़ रही थी। और अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।